हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू एमकॉम का सब्जेक्ट IBO 5। ये इसके चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय विपणन रणनीति और लॉजिस्टिक, मीन्स इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड लॉजिस्टिक्स। तो आज हम इसका सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन। और आज की ही क्लास में हम फिफ्थ क्वेश्चन भी खत्म कर लेंगे। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, उन वातावरणीय पक्षों का विवरण दीजिए जिनसे विदेश व्यापार में कार्यरत संगठन का संबंध होता है और लॉजिस्टिक प्रणाली में उनके प्रभाव का खुलासा दीजिए। तो सबसे पहले तो हमें वातावरणीय पक्षों का विवरण देना है। कौन से वातावरण पक्षों का? जिनसे विदेश व्यापार में कार्यरत संगठन का संबंध होता है। फिर उसमें लॉजिस्टिक प्रणाली के प्रभाव का खुलासा भी करना है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। विदेश व्यापार में कार्यरत संगठन का संबंध निम्नलिखित वातावरणीय पक्षों से होता है। नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय वितरण के स्वरूप, दूसरा है प्रतिस्पर्धा, तीसरा है सरकारी विनिमय और फोर्थ है अन्य संबंधित पक्ष। अब एक एक करके इन सबको पढ़ लेते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय वितरण के स्वरूप। वितरण माध्यम एक देश से दूसरे देश में अलग अलग होता है। वितरण माध्यम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जो भी होता है, हर देश का अलग अलग होता है। सभी देशों में वितरण के माध्यम एक समान रूप से उपलब्ध नहीं होते। किसी में वितरण प्रणाली बहुत अच्छी होती है, किसी में उतनी अच्छी नहीं होती। कई विकासशील देशों के पास सामान्य उत्पादों के भंडारण के लिए बहुत कम स्थान होता है। जैसे कि हमें पता है विकासशील देश वो होते हैं जहाँ पर अभी विकास होना बाकी है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है। तो यहाँ पर सामान्य उत्पादों के स्टोरेज के लिए बहुत कम स्थान होता है और विशेषीकृत उत्पादों के लिए तो उनसे भी कम स्थान होता है। तो जो बहुत विशेष उत्पाद होते हैं उनके लिए बहुत कम स्थान होता है। ऐसी ही परिस्थितियाँ परिवहन व संचार प्रणाली के विषय में भी होती हैं, क्योंकि विकासशील देशों में थोड़ी सी सुविधाओं की कमी होती है। तो ट्रांसपोर्ट है और IT सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें भी ये थोड़ी सी स्थितियाँ डाउन ही होती हैं। मात्र इतना ही नहीं, ठीक प्रकार से विकसित देशों में भी वितरण के विकल्पों में स्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं। तो विकासशील देश में तो ये स्थितियाँ थोड़ी सी इतनी अनुकूलित नहीं होती। साथ ही साथ विकसित देशों में जहाँ पे पूर्णतः विकास हो चुका है, वहाँ पे भी वितरण के विकल्प में अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ पर हर चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस भी बहुत अच्छे होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेकेंड है प्रतिस्पर्धा, मीन्स कंपटीशन। उत्पाद मूल्य में दिखाई देने वाली उत्पाद उपलब्धता व वितरण लागत लॉजिस्टिक के साथ साथ लॉजिस्टिशियनों का प्रमुख संबंध होता है। जो भी लॉजिस्टिशियन है उनका लॉजिस्टिक के साथ बहुत प्रमुख संबंध होता है। सर्वप्रथम लॉजिस्टिशियनों को उन सांस्कृतिक विभिन्नताओं से परिचित होना चाहिए जो उत्पाद की मांग को प्रभावित करते हैं। तो जो भी कल्चरल डिफरेंसेस है ना, उनसे उनको सम्मतित होना चाहिए लॉजिस्टिशियनों को, जो उत्पाद की मांग को प्रभावित करते हैं कि किस तरह से उत्पाद की डिमांड की जाएगी। तत्पश्चात उन्हें ग्राहक के क्रय व्यवहार से भी परिचित होना चाहिए कि ग्राहक का, कंज्यूमर का परचेज जो बिहेवियर है वो क्या है। स्टॉक से संबंधित नीतियाँ, परिवहन का चयन व आदेश वहन प्रक्रिया, ये सभी क्रेता व्यवहार के स्वरूपों से प्रभावित होते हैं। कि जो स्टॉक से संबंधित नीतियाँ जो हैं, स्टॉक पॉलिसीज़, परिवहन का चयन कि कौन से ट्रांसपोर्ट को चूज़ किया जाएगा, और आदेश वहन प्रक्रिया की जो ऑर्डर है ना किस तरह से वो आगे चलेगा, ये सब क्रेता व्यवहार के स्वरूपों से प्रभावित होते हैं। जैसे कि क्रेता द्वारा क्रय की आवृत्ति, कि वो कितने टाइम के बाद परचेज़ करता है, तो क्रय की आवृत्ति क्या है, क्रय की प्रकृति क्या है, किस तरह से नेचर ऑफ परचेजेज है उनकी। आदेश पूर्ति के विषय में ग्राहक की सहनशीलता, की आदेश पूर्ति होने में जो टाइम लगता है उसमें ग्राहक की सहनशीलता कितनी है। उनके किसी विशेष ब्रांड के प्रति निष्ठा, कि अगर वो स्पेशल किसी ब्रांड को पसंद करते हैं, उनके प्रति उनकी निष्ठा कैसी है। और वह पद्धति जिसके द्वारा उत्पाद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो किस प्रोसेस से वो अपने उत्पाद को प्राप्त करना चाहते हैं। वो जैसे कैश ऑन डिलीवरी चाहते हैं या पहले पेमेंट देते हैं, या जो भी चीज़ उनकी प्रोसेस में होती है, उनकी पॉलिसी में होती है, उसको किस तरह से उत्पाद को प्राप्त करना चाहते हैं। उत्पादक जो किसी देश में उत्पादन करते हैं वह दूसरे देश में बेचते हैं, प्राय उस देश के प्रतिस्पर्धी की तुलना व पूर्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में ज़्यादा अनिश्चितता का अनुभव करते हैं। तो क्या है कि उत्पादक जो किसी देश में उत्पादन करते हैं, जो प्रोड्यूसर है मान लो किसी X देश में, वे दूसरे देश में बेचते हैं, मतलब Y देश में वो बेचते हैं अपनी चीज़ों को, तो प्राय उस देश की प्रतिस्पर्धा की तुलना व पूर्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में ज़्यादा अनिश्चितता का अनुभव करते हैं, क्योंकि बनाते हैं किसी और देश में, बेचते हैं किसी और देश में। तो डेफिनेटली वहाँ पर जो कंपटीशन होगा और जो सप्लाई की नीड्स होंगी उनको पूरा करने में वो थोड़ा सा सिक्योर नहीं होते, थोड़ा सा अनिश्चितता का उन्हें अनुभव होता है।
थर्ड है सरकारी विनिमय। विनिमय वितरण के सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं। विनिमय क्या होता है? एक्सचेंज करना, गुड्स को परचेज और सेल करना या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। तो विनिमय वितरण के सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं, जैसे संप्रेषण, विपणन और प्रलेखन से लेकर भंडारण के स्थान और विनिर्माण सुविधाएं आदि। ठीक है, तो वितरण के सभी पक्ष कौन से होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के? कि कम्युनिकेशन हो गया, विपणन हो गया, लॉजिस्टिक, और प्रलेखन यानी कि जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उनसे लेकर कौन सा हमारा स्टॉक का स्थान होगा और विनिर्माण सुविधाएं कौन सी होंगी, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फैसिलिटीज़ कौन सी होंगी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। सामान्य रूप से इनमें से अंतिम ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, क्योंकि सरकार अपने हितों जैसे रोजगार, औद्योगिक समृद्धि, कच्चे माल का उपयोग, व्यय, संपत्ति के अधिग्रहण से के संबंध में संतुष्ट होना चाहती है। तो जो ये लास्ट वाले हैं ना, वो ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट है वो सोचती है कि हमारे देश के हित होने चाहिए, जो हमारे देश को रोज़गार मिले, औद्योगिक समृद्धि हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट हो, और साथ में कच्चे माल का उपयोग हो, जो भी रॉ मटेरियल है उसको कैसे यूज़ किया जाएगा जिससे कि अधिक से अधिक उनको प्रॉफिट हो, और संपत्ति के अधिग्रहण से का जो संबंध है उससे भी वो संतुष्ट होना चाहती है कि संपत्ति का अधिग्रहण किस तरह से होगा। फिर है अन्य संबंधित पक्ष। अन्य संबंधित पक्ष में आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय वितरण के सामान्य वातावरण के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ अन्य पक्ष भी होते हैं जिन्हें कम नहीं आंका जा सकता, जैसे कि प्रलेखन, रिकॉर्ड्स हो गए, व्यापार क्षेत्र हो गया, और भाड़ा दर आदि की फ्रेट की रेट क्या होगी। कोई भी भाड़ा होता है, कार्टेज होता है, तो उसकी रेट से उसको दिया जाएगा। तो ये 4 चीज़ें प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ति श्रृंखला के कार्यकरण के उद्देश्य और नीतियां अक्सर प्रचालन इकाई के अंदर और बाहर अक्सर टकराव की स्थिति में होती हैं। इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा बताइए कि किस तरह वे संतुलित होकर एक एकीकृत लॉजिस्टिक प्रणाली के निर्माण के लिए इनके बीच में संतुलन कायम किया जा सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है। आप अगर लास्ट ईयर के पेपर्स देखोगे या जो मैंने वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो आप देख सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूर्ति श्रृंखला के कार्यकरण के उद्देश्य और नीतियां अक्सर प्रचालन इकाई के अंदर और बाहर अक्सर टकराव की स्थिति में होती हैं। यहाँ से तो हमें क्वेश्चन ही से मिल जाएगा। यह कथन इसलिए सही माना जा सकता है क्योंकि यहाँ सूचना हस्तांतरण के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय पूर्ति श्रृंखला अनेक बाधाएं प्रस्तुत करती है। सूचना हस्तांतरण मतलब इंफॉर्मेशन को अगर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पूर्ति श्रृंखला जो भी इंटरनेशनल सप्लाई सीरीज़ है उनमें अनेक बाधाएं आती हैं, क्योंकि सप्लाई एक देश से दूसरे देश में सप्लाई करते हुए पूरी सीरीज से गुजरना पड़ता है। तो उसमें कई रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, कई बैरियर्स आते हैं। स्थानीय स्वायत्ता, स्थानीय प्रणाली मानक व प्रतिकूल प्रचालन प्रक्रियाएं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के एकीकरण को जटिल बनाती हैं। तो अगर स्थानीय स्वायत्ता है, स्थानीय प्रणाली मानक है और प्रतिकूल प्रचालन प्रक्रिया है, यानी कि किसी देश के लिए जो कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करे उनके लिए प्रतिकूल है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के एकीकरण को, कि जैसे हम कहते हैं ना पूरे देश में पूरे राष्ट्र जो भी राष्ट्र हैं दूसरे राष्ट्रों के साथ बिजनेस करते हैं, तो उसको एकीकरण प्रणाली कहते हैं, कि उसको जटिल बना देती है। अतः प्रणाली व सूचना प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय पूर्ति श्रृंखला के समस्तर या और ऊर्ध्व स्तरीय एकीकरण की मांग करते हैं। तो जो प्रणाली है या सूचना प्रवाह है वो पूर्ति श्रृंखला के समस्तर यानी कि एक ही लेवल पे हॉरिजॉन्टल वे में, या ऊर्ध्व स्तरीय यानी कि वर्टिकल वे में उसकी मांग करते हैं कि ये या तो सेम लेवल का होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ। तो अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक के संबंध में कंपनियों की मांग, वितरण, प्रतिस्पर्धा व सरकारी विनिमय संबंधी अनेक विचित्रताओं का सामना करना पड़ता है। वह यह एक देश से दूसरे देश में अलग अलग होते हैं। प्रलेखीकरण, व्यापार क्षेत्र अवधारणा और परिवहन अवरोध अन्य आवश्यक पक्ष हैं। तो प्रलेखीकरण जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह लिखने का एक सिस्टम होता है, व्यापार क्षेत्र अवधारणा हो गई, और परिवहन अवरोध क्योंकि ट्रांसपोर्ट अवरोध भी होते हैं, तो ये अन्य आवश्यक तत्व हैं। प्रतिस्पर्धात्मक दबावों व आर्थिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों ने आज प्रबंध को विवश कर दिया है कि वे अंतर्राष्ट्रीय पूर्ति श्रृंखला के प्रचलात्मक व संरचनात्मक पक्षों का पुनः नज़र डालकर स्टॉक नई दृष्टि से तैयार करें। ठीक है, तो क्या है जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स है ना, उन्होंने इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर में होने वाले जो भी चेंजेस हैं आज मैनेजमेंट को इतना विवश कर दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय पूर्ति श्रृंखला यानी कि इंटरनेशनल सप्लाई सीरीज़ के प्रचालन के लिए एक्सेस करने के लिए उसे और संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चर पक्षों पर पुनः नजर डालकर स्टॉक को नई दृष्टिकोण से तैयार किया जाता है।
रणनीतिक संतुलन के प्रभावी होने से यहाँ प्रणाली की जटिलता कम हो जाती है। तो अगर किसी स्ट्रैटेजी से काम करें, एक तरीके से काम करें, क्योंकि हर काम के लिए स्ट्रैटेजी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रैटेजी प्रभावी होगी तो प्रणाली की जो जटिलता है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और वो ईजी हो जाएगी। वह स्टॉक तथा क्षमता में ज़्यादा निवेश को कम किया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा स्टॉक को या जो भी कैपेसिटी है स्टॉक बनाने की, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अगर स्ट्रैटेजी अच्छी है तो उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है, कम इन्वेस्टमेंट से भी काम चल सकता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पूर्ति श्रृंखला के अंतर्गत प्रणाली व सूचना प्रवाह के समस्तर तथा ऊर्ध्वाधर एकीकरण की ज़रूरत भी होती है। तो जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय पूर्ति श्रृंखला के अंतर्गत क्या होती है कि जो प्रणाली है, सूचना प्रवाह या तो समस्तर होगी हॉरिजॉन्टल वे में या ऊर्ध्वाधर होगी वर्टिकल वे में, उसके एकीकरण की ज़रूरत होती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पूर्ति श्रृंखला के प्रबंध के संबंध में संपूर्ण उपागम अपनाने से प्रबंध पर अतिरिक्त भार पड़ता है। तो अगर बिल्कुल ही सिस्टमेटिकली चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय पूर्ति श्रृंखला के जो भी मैनेजमेंट है उसके लिए, अगर सारे के सारे संपूर्ण उपागम अपनाएंगे तो प्रबंध पर, मैनेजमेंट पर ज़्यादा भार पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर होगा। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय विपणन लॉजिस्टिक का सफलतापूर्वक प्रबंध का सही एकमात्र उपाय यही है। फिर भी अगर हमें सिस्टमेटिकली अंतर्राष्ट्रीय विपणन लॉजिस्टिक को चलाना है, उसकी सफलतापूर्वक प्रबंध करना है, तो एकमात्र उपाय यही है कि इसको बिल्कुल सिस्टमेटिकली ढंग से चलाया जाए। तो हमारा क्वेश्चन था पूर्ति श्रृंखला के कार्यकरण के उद्देश्य क्या हैं और नीतियाँ। अक्सर प्रचालन इकाई के अंतर्गत और बाहर अक्सर टकराव की स्थिति होती है। अभी हमने देखा ना कि थोड़ा सा क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा आ जाता है तो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस कथन की हमने व्याख्या कर दी थी। और अगर वो सिस्टमेटिकली हो, स्ट्रैटेजीज के साथ चले, संतुलित हो जाए, तो एकीकृत लॉजिस्टिक प्रणाली, जो भी एकीकृत किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, जो हम लॉजिस्टिक प्रणाली के तहत इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसके निर्माण के लिए इसमें संतुलन कायम किया जा सकता है। ये क्वेश्चन हमारा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ये ए और बी पार्ट में भी आ जाता है, और या फिर इसके साथ कुछ और अटैच होकर आ जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं उनके साथ अटैच होकर भी ये आ सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन थे आज ख़त्म हो गए हैं। दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं। एक क्वेश्चन, ये दोनों की वीडियोस में सेपरेट बनाऊंगी, क्योंकि एक जो क्वेश्चन है वो 3 से 4 बार आया हुआ है और एक बिल्कुल सेपरेट बनेगा जो इन क्वेश्चंस के बीच में नहीं था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।